हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम हमारी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन की यूनिट 1 पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड सारी हेल्पफुल वीडियोज मिलती रहेंगी। ठीक है, ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। सो नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम इस बुक के सिलेबस को देख लेते हैं। तो इस बुक के सिलेबस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि हमें टोटल 3 यूनिट्स पढ़नी है। यूनिट 1 के अंदर 3 चैप्टर हैं, यूनिट 2 के अंदर भी 3 चैप्टर हैं और बाकी की जो यूनिट 3 है उसके अंदर भी 3 चैप्टर हैं। तो ऐसे करके हमें टोटल 9 चैप्टर पढ़ने हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूनिट 1 के अंदर 3 चैप्टर हैं, तो वो तीनों चैप्टर मैं कराने वाली हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, प्रेमचंद की द श्राउड। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के ऑथर के बारे में जानने से। तो ये जो चैप्टर है ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। एंड इनके असली नाम जो है वो धनपत राय था और इनका जन्म वाराणसी के पास लामी विलेज में हुआ था। इनके पेन नेम्स की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया था। उनका एक अर्ली वर्क सोजे वतन इतना पावरफुल था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे बागी बोलकर बैन कर दिया था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने 1907 से प्रेमचंद नाम अडॉप्ट कर लिया। एंड लैंग्वेज शिफ्ट की बात करें तो शुरुआत में वो उर्दू में लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। ठीक है, दूसरा इनकी राइटिंग स्टाइल और टॉपिक्स की बात करें तो प्रेमचंद ने हमेशा से सोसाइटी के कड़वे सच और आम आदमी की तकलीफों पर लिखा है। ठीक है, उनके जो मेन टॉपिक्स थे वो थे सोशल इशू, जैसे टेम्पल प्रीस्ट में करप्शन, दूसरा गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा फेडरलिज्म, ठीक है मतलब कि जमींदारी प्रथा की बुराइयां और कास्ट सिस्टम के बारे में। ठीक है, दूसरा ह्यूमन डिलाइमास, मतलब उनकी कहानियां इंसानी रिश्तों और उनके बीच होने वाली कश्मकश को बहुत मतलब कि टचिंगली दिखाती हैं। ठीक है, दूसरा इनकी मेजर वर्क्स की बात करें तो उन्होंने अपनी लाइफ में 14 नॉवेल्स और लगभग 300 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। ठीक है, कुछ सबसे फेमस काम ये हैं नॉवेल्स में। एक इनकी फेमस नॉवेल है गोदान, एक है गबन, एक सेवा सदन, दूसरी है करम भूमि। शॉर्ट स्टोरीज में है इनका कफन और ठाकुर का कुआं, ऐसी स्टोरीज। ठीक है, इंस्पिरेशन एंड फिलोसफी की बात करें तो गांधीयन फिलोसफी। तो प्रेमचंद की राइटिंग्स पर महात्मा गांधी की विचारधारा का गहरा असर था। वो इंडिया की गुलामी से बहुत परेशान थे और अपनी लिखावट में ब्रिटिश रूल की कड़ी निंदा करते थे। ठीक है, दूसरा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वो सिर्फ इंडियन राइटर्स से नहीं बल्कि वेस्टर्न फिलोसफर्स और राइटर्स से भी काफी इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, दूसरा वॉइस ऑफ ऑप्रेस्ड, उनकी राइटिंग्स उन लोगों की आवाज बनी जो जेंडर, गरीबी या जात पात की वजह से समाज में पीछे रह गए थे। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहें तो प्रेमचंद को हिंदी लिटरेचर का सबसे बड़ा राइटर माना जाता है, क्योंकि लिटरेचर को सिर्फ एंटरटेनमेंट का नहीं बल्कि सोशल रिफॉर्म का एक जरिया बनाया है। ओके, अब आगे हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, कफन द श्राउड। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये प्रेमचंद की आखिरी कहानियों में से एक है जो उनकी मौत 1936 से थोड़ा पहले लिखी गई थी। ठीक है, इसे लिटरेचर की ब्लैकेस्ट शॉर्ट स्टोरीज, मतलब सबसे दुखद और कड़वी कहानियों में से एक माना जाता है। ठीक है, उनमें गिना जाता है और आज भी इस पर बहुत बातें होती हैं और इससे मतलब इसे कई इंडियन लैंग्वेज में रेडियो और थिएटर प्लेस के लिए अडेप्ट किया गया है। ठीक है, दूसरा कास्ट एंड क्रिटिसिज्म। इस कहानी को लेकर दो अलग अलग साइड से क्रिटिसिज्म मिलते हैं। सबसे पहली साइड है ब्राह्मण कम्युनिटी की। वो प्रेमचंद को एंटी ब्राह्मण कहते हैं, क्योंकि वो अपनी स्टोरीज के अंदर जो लोअर कास्ट है उन्हें दिखाते हैं कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो लोअर कास्ट के लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये चीज दिखाते हैं। इस वजह से ब्राह्मण कम्युनिटी जो है वो प्रेमचंद को एंटी ब्राह्मण कहती है। ठीक है, दूसरा दलित राइटर्स। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि दलित राइटर्स ने भी प्रेमचंद को क्रिटिसाइज किया है और उन्हें एंटी दलित कहा है, क्योंकि उनका मानना था कि प्रेमचंद ने लोअर कास्ट के लोगों को बिल्कुल पुअर लाइट, मतलब कि बुरे तरीके से
दिखाया गया, मतलब कि उन्हें दिखाया कि वो कितनी बुरी हालत में है हद से ज्यादा। ठीक है। दूसरा काउंटर पॉइंट जो है, हालांकि उनकी दूसरी कहानियां जैसे सदगति और ठाकुर का कुआं साफ तौर पर दिखाती हैं कि कैसे लोअर कास्ट पर जुल्म होता है। ठीक है। अब मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट और जिम्मेदारी सिस्टम के बारे में बात करें तो बहुत सारे क्रिटिक्स कफन को एक मार्क्सिस्ट टेक्स्ट की तरह देखते हैं, क्योंकि इसके दो मेन रीजंस है। सबसे पहला, लैंडलेस लेबर्स। ये कहानी उन मजदूरों की है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। दूसरा, फ्यूडलिज्म मतलब जमींदारी सिस्टम। ये कहानी फ्यूडल सिस्टम और सोशल इनइक्वालिटी मतलब सामाजिक ना बराबरी की बुराइयों को एक्सपोज करती है। ठीक है। दूसरा, रियलिज्म एंड कैरेक्टर्स। इस कहानी के अंदर जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने इसे प्रेमचंद का सबसे ज्यादा बेहतरीन काम बोला है, क्योंकि इसके अंदर रियलिज्म है, मतलब कि असलियत है। ठीक है। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं और उनकी जो हालत दिखाई गई है गरीबी की वजह से, कि वो कितने हार्टलेस हो गए हैं, तो ये सारी चीजें हमें इस कहानी को पढ़ने के बाद पता चलेंगी। तो जल्दी से हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी एक गांव के माहौल में सेट है और 3 हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहला, डार्क ओपनिंग। कहानी की शुरुआत एक अंधेरी और ठंडी सर्दी की रात से होती है। ये डार्कनेस जो है, ये सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि ये उनकी जिंदगी की हालत को भी दिखाती है। ठीक है। दूसरा, की थीम्स। इस एनालिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुए हैं, जैसे हंगर मतलब भूख। ये पूरी कहानी का सबसे बड़ा ड्राइवर है। दूसरा, फ्यूडलिज्म और कास्ट, मतलब कि कैसे बड़े लोग और ऊंचा तबका गरीबों को दबाता है। ठीक है। दूसरा, पेट्रियार्की, मतलब कि कैसे मर्द औरत पर दबदबा रखते हैं। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। तो सबसे पहले तो इस कहानी के अंदर 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है घीसू, एक है माधव और दूसरी है बुधिया। ठीक है। तो घीसू और माधव जो हैं वो हैं बाप बेटे, मतलब कि माधव घीसू का पिता है। ठीक है। दूसरा, बुधिया जो है वो माधव की पत्नी है और घीसू की माँ है। ठीक है। तो ये इनकी ये छोटी सी फैमिली है। तो यहाँ पे घीसू और माधव ये बाप बेटे हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं, और बुढ़िया ये माधव की पत्नी है। इसे एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया है जो मौत और जिंदगी के बीच में है। ठीक है। मतलब कि इसकी बहुत ही बीमार हालत है, मतलब कि बहुत बीमार है। ठीक है। अब बुढ़िया इस कहानी में सबसे ज्यादा दुखी है, क्योंकि वो 3 चीजों की मार झेल रही है। पहला, गरीबी। दूसरा, कास्ट। और तीसरी, पेट्रार्की, मतलब कि जो आदमियों का औरतों पे दबदबा है। ठीक है। अब ये जो कहानी है, कहानी का पहला सीन ही बहुत शॉकिंग और अनइथिकल दिखाया गया है। तो कहानी की शुरुआत होती है इस बात से कि जो बाप बेटे हैं, मतलब कि घीसू और माधव, ये दोनों पड़ोसी के खेत से चुराए हुए आलू भून रहे हैं। ठीक है। ये उनकी मोरल गिरावट, मतलब कि अनइथिकल बिहेवियर को दिखाता है। दूसरा, बुढ़िया। जो बुढ़िया है, मतलब इनकी जो घीसू की माँ है, वो अंदर दर्द से करा रही है, लेकिन जो बाहर बाप बेटे हैं वो उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। मतलब उसे, उन लोगों को उसकी परवाह नहीं है कि उसे दर्द हो रहा है, वो करा रही है। वो लोग बाहर बैठ के आराम से वो आलू खा रहे हैं। ठीक है। वो उसकी तकलीफ के प्रति बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं। दूसरा, माधव अपनी पत्नी की चीखों से परेशान हो गया है। इसलिए नहीं कि क्योंकि उसे दुख हो रहा है कि उसको दर्द हो रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसके चीखने से बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा है। ठीक है। मतलब कि उसे चिड़चिड़ापन हो रहा है इस वजह से। अब सेल्फिशनेस और भूख। जब घीसू उसे अंदर जाकर देखने के लिए कहता है, कि मतलब पापा को बोलता है कि आप जाके अंदर देखो माँ को, तो माधव मना कर देता है। अब इसका रीजन ये था कि वो बहुत ही सेल्फिश है। उसे ये डर था कि कहीं वो अंदर गया तो पीछे से जो घीसू है वो सारे आलू खाना ले, मतलब कि अकेला सारा खाना ले। ठीक है। तो बेसिकली ये हाईलाइट करता है कि कैसे भूख इंसान की कंपैशन, मतलब दया और इंसानियत को खत्म कर देती है। माधव के लिए उसकी पत्नी की जान से ज्यादा उन रोस्टेड पोटैटोज की कीमत है। पूरा ध्यान सिर्फ फूड और पुरानी यादों पर है उसका। ठीक है। जबकि उनके घर में एक मौत होने वाली है। तो इस सेक्शन के अंदर दिखाया जाता है
एक एक्सट्रीम गरीबी, मतलब कि दिखा रहे हैं कि एक्सट्रीम गरीबी इंसान को कितना ज्यादा पत्थर दिल बना देती है। ठीक है, कि बस वो खाने और इन सब चीजों पे ही ध्यान देता है। ठीक है, खाने पैसे पे इंसान की कोई कीमत ही नहीं रहती है। अब आगे बात करते हैं, इस कहानी के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भीसू और माधव को कठोर, आलसी और इनह्यूमन दिखाया गया है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी भूख मिटाना। वो बुढ़िया की तारीफ करते हैं, पर इसलिए नहीं कि वो उनसे कोई रिश्ता रखती है या उनका कुछ सच्चा लगाव है उससे, बल्कि इसलिए क्योंकि जब बुढ़िया जिंदा थी, मतलब कि जब तक वो रही, ठीक थी, जब तक उसने उनकी सेवा करी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि बुढ़िया की मौत हो जाती है, मतलब कि वो तड़प तड़प के अंदर मर जाती है। अगली सुबह बुढ़िया की जब मौत हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि बुढ़िया ने एक बच्चे को जन्म दिया था। ठीक है, तो उस चाइल्ड बर्थ के दौरान उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, लेकिन दोनों बाप बेटे को कोई भी पश्चाताप नहीं होता है। वो तुरंत गांव के जो जमींदार हैं और जो दूसरे लोग हैं उनके पास जाते हैं पैसे मांगने के लिए, कि ताकि वो बुढ़िया के लिए एक कफन खरीद सकें, उसका अंतिम संस्कार कर सकें। अब बुढ़िया को न जीते जी इज्जत मिली, न मरने के बाद। प्रेमचंद दिखाते हैं कि पेट्रियार्की में औरत का होना ना होना बराबर है। ठीक है, दूसरा, विलेजर्स उन्हें पैसे दे देते हैं, पर इसलिए नहीं कि उन्हें घिसुआ माधव पर भरोसा है, कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि ये दोनों पूरे जीवन भर भी पैसे इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ये कहानी का सबसे शॉकिंग है आगे, कि जब वो मार्केट कफन खरीदने जाते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि एक मुर्दा औरत पर नया कपड़ा खरीदने पर, मतलब कि पैसे की बर्बादी है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि बुढ़िया ने जी तो कोई नया कपड़ा पहना नहीं, नई साड़ी पहनी नहीं, तो अब मरने के बाद क्या ही फायदा। इसके बजाय वो उन पैसों से पेट भर के कुछ खा लेते हैं, और उन्होंने शराब पी ली। उसका मतलब वो जो पैसे इकट्ठे करे थे उनसे खा लिया और शराब पी ली। अब उनका मानना है कि अगर उनका पेट भरा होगा तो वो दिल से बुढ़िया को दुआ देंगे, जिससे उसे जन्नत मिलेगी। ठीक है, अब एनालिसिस दो नजरियों पर पेश करता है, मतलब कि यहाँ पे दो नजरिए पेश करे जाते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। जीसू और माधव ऐसे इसलिए हैं क्योंकि उन्हें समाज ने ऐसा बनाया है। जीसू ने देखा कि कैसे लैंडलेस लेबर्स दिन रात मेहनत करके भी भूखे रहते हैं, इसलिए उसका काम ना करना एक तरह का रिबेलियन, मतलब कि विरोध है। ठीक है, उस सिस्टम के खिलाफ जो कास्ट और फ्यूडलिज्म पर टिका हुआ है। दूसरी तरफ हार्टलेस कैरेक्टर्स, दूसरी तरफ जो जिस तरह वो बुढ़िया को ट्रीट करते हैं वो उन्हें एकदम हार्टलेस दिखाता है। इसी रिप्रेजेंटेशन की वजह से प्रेमचंद को काफी क्रिटिसिज्म भी मिला। तो फाइनली हम कहें तो कफन हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये दोनों इंसान बुरे हैं, या वो गरीबी इतनी भयानक है जो इंसान को जानवर बना देती है। ओके, आगे कहानी के अंदर जब हम देखते हैं कि जो माधव और घीसू हैं वो शराब खाने पर बैठकर दावत करते हैं, वो वही पैसा यूज करते हैं जो बुढ़िया के कफन के लिए उन्होंने इकट्ठा किया था। अब शराब के नशे में माधव को पहली बार अपनी जिंदगी में इम्पावर्ड, मतलब कि शक्तिशाली महसूस होता है। वो बचा हुआ खाना एक भिखारी को दे देता है। तो यहाँ एक आयरनी हुई कि बुढ़िया ने जिंदा रहते उन्हें संभाला, और मरने के बाद भी उन्हें पेट भर खाना और दान करने की पावर दी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर दलित कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन की। तो इस टॉपिक पर क्रिटिक्स के बीच दो बड़े नजरिए हैं। सबसे पहला क्रिटिक ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे मशहूर दलित राइटर्स ने प्रेमचंद को क्रिटिसाइज किया है। उनका मानना है कि घीसू और माधव को इनह्यूमन और सेल्फिश दिखाना गलत है। तो इसके डिफेंस में प्रेमचंद जी ने लिखा है कि प्रेमचंद जो हैं वो घीसू और माधव को अकेले गुनहगार नहीं मानते हैं। वो दिखाते हैं कि घीसू और माधव और बुढ़िया तीनों ही एक सोशल एक्सप्लॉइटेटिव और मतलब कि शोषणकारी समाज के शिकार हैं। ठीक है, दूसरा डिस्टिंक्शन, प्रेमचंद ने पूरी कम्युनिटी को आलसी नहीं दिखाया है, सिर्फ इन दो कैरेक्टर्स को लेजी दिखाया है, जबकि बुढ़िया और बाकी लोगों को मेहनती और मोरली मतलब कि अपराइट दिखाया है। ठीक है, मोरली सही दिखाया है। दूसरा, कफन एज अ सिंबल,
तो कफन जो है वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे का एक गहरा मतलब है यहाँ पर। हिपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी, मतलब कि समाज की दोगलापंती, हिपोक्रेसी दिखाई गई है। जब बुढ़िया दर्द से चीख रही थी तब किसी ने उसकी मदद नहीं की आके, लेकिन जब वो मर गई तब जमींदार और गांव वालों ने कफन के लिए पैसे देने के लिए मान गए वो लोग, मतलब वो लोग पैसे देने आ गए। अब यहाँ पे ये सिस्टम जिंदा इंसान की परवाह नहीं करता है, बल्कि जो मुर्दा है उसके लिए रिचुअल्स और दिखावा करने की उम्मीद रखता है। दूसरा, जमींदार की चैरिटी। तो जमींदार ने पैसे दया में आके नहीं दिए थे, बल्कि इसलिए दिए थे क्योंकि मुर्दा मतलब कि लाश गांव के लिए एक ट्रबल या बैड ओमेन हो सकती थी, ठीक है। इस वजह से उसने, इस डर की वजह से कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो एक लाश को गांव में रखने से, तो इसलिए उन्होंने पैसे दिए थे, ठीक है। दूसरा, जेंडर और पेट्रार्की। तो डिनाइल ऑफ डिग्निटी, गीजो और माधव ने बुढ़िया से उसके कफन का हक भी छीन लिया। ये दिखाता है कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर औरत की किस्मत कितनी ज्यादा बेबस होती है, ठीक है। दूसरा, सेमलेसनेस। तो बाप बेटे की बेशर्मी से ये साफ हो जाता है कि कैसे सिस्टम ने उनकी इंसानियत को खत्म कर दिया है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि कफन जो है वो सिंबल बन जाता है उस खोखले समाज ढांचे का, जो इंसान को मरने के बाद तक इज्जत देने का नाटक करता है, ठीक है, पर उसे जिंदा रहते हुए रोटी और सम्मान नहीं दे पाता। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब हमारी यूनिट 1 के अंदर जो दूसरा चैप्टर है वो है इसमें चुगताई का द क्विल्ट। तो ये चैप्टर पढ़ना है अब हमें, तो स्टार्ट करते हैं इसके ऑथर के बारे में जानने से। तो दोस्तों, इस कहानी की जो ऑथर हैं वो हैं इस्मत चुगताई। तो इनके बारे में बात करें तो ये एक उर्दू लिटरेचर की बहुत ही मशहूर और बोल्ड राइटर थी। इनके बारे में बात करें तो ये उर्दू लिटरेचर के 4 स्तंभ में से एक माना जाते हैं। बाकी की जो 3 स्तंभ है वो हैं कृष्णा चंद्र और राजेंद्र सिंह बेड़ी और सदत हसन मेंटो, ठीक है। तो इनमें से जो चौथी नंबर पे इसमें चुगताई हैं उर्दू लिटरेचर की, ये 4 स्तंभ में से मानी जाती है एक। अब चुगताई जो है, इन्होंने उन दुखों और इच्छाओं और एक्सप्लॉइटेशन के बारे में लिखा जो औरतों को मतलब घर के अंदर सहना पड़ता था, खासकर मुस्लिम हाउस होल्ड्स के अंदर, ठीक है। दूसरा, उन्होंने दिखाया कि कैसे रिस्पेक्टिबिलिटी के नाम पर औरतों पर जुल्म और उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन छुपाया जाता था। उनका नजरिया बहुत ही रेडिकल और बोल्ड था, और ये ऐसे टाबू टॉपिक्स के ऊपर लिखती थी जिनके ऊपर बात करना ही मना होता था। टाबू टॉपिक्स वो होते हैं जैसे सोसाइटी के अंदर होते हैं ना कुछ वर्ड्स ऐसे जिनके बारे में खुले में बात नहीं कर सकते, सबके सामने बात नहीं कर सकते, जस्ट लाइक अबाउट मेंस्ट्रुएशन एंड अबाउट सेक्सुअलिटी, ठीक है। इन सारी चीजों के ऊपर मना होता है बात करना, तो उन सारी चीजों के ऊपर ये खुल के लिखती थी। मतलब उस जमाने में औरतों की सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन या उनकी जरूरतों पर लिखना एक गुनाह या फिर इमोरलिटी माना जाता था। लेकिन जो इस्मत है, इन्होंने मना किए गए टॉपिक्स पर खुलकर लिखा। उन्होंने सदियों से चला आ रहा जो पेट्रियार्कल सिस्टम है उसको चैलेंज किया। उनकी कहानियों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि उन्होंने कहानियां लिखी हैं एक गेंदा। ये जो है ये एक सर्वेंट गर्ल की कहानी है जो अपनी मालिक के बेटे से प्रेग्नेंट हो जाती है और लड़की को मारा पीटा जाता है, लेकिन जो जमींदार का लड़का होता है जो इन सारी चीजों का जिम्मेदार होता है वो दिल्ली भेज दिया जाता है, ठीक है। ये सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड दिखाता है। दूसरा, एक उनकी स्टोरी है दैट इज फसादी। इसमें एक लड़की की कहानी है जिसे उसका कजन तंग करता है, और एक और कहानी है बदन की खुशबू और तिल। कहानियां हैं ये औरतों की सेक्सुअल नीड और बड़े घरानों के अंदर होने वाली एक्सप्लॉइटेशन को एक्सपोज करती हैं। तो बेसिकली जो इस्मत है वो इन सब विषयों पर लिखने की वजह से उन्हें बहुत ही नफरत का सामना करना पड़ा। उन्हें सेक्स क्रेज राइटर और इनडिसेंट मतलब अश्लील कहा गया, लेकिन इस्मत ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिखाया कि कैसे इज्जत के मास्क के पीछे असलियत कितनी कड़ी है, ठीक है। उनकी ये हिम्मत उनके बचपन से आई थी, जब उन्होंने अपनी एजुकेशन के लिए अपने पूरे परिवार से लड़ाई की थी। इन शॉर्ट कहें तो किस्मत चुगताई ने उन पर्दों को उठाया जिन्हें सोसाइटी ने शराफत के नाम पर ढाल रखा था, ठीक है। उन औरतों को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर पेश किया जिसकी अपनी फीलिंग्स होती हैं और मुश्किलें होती हैं, ठीक है।
तो अब हम इनकी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। जो स्टोरी हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, द क्विल्ट, जिसे लिहाफ भी बोला गया है। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है बेगम जान से, जो कि इस कहानी की मेन कैरेक्टर हैं। एक बेहतरीन खूबसूरत औरत जो हर तरह की मटेरियल सुख सुविधा से घेरी हुई है, लेकिन उनकी शादी एक ऐसे नवाब से हुई थी जो बाहर से बड़े धार्मिक बनते थे, पर उन्हें अपनी पत्नी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। नवाब साहिब को पूरा वक्त और पैसा जो पतली कमर वाले लड़के थे उन पे खर्च करना पसंद था। मतलब कि जो नवाब थे, इन्हें लड़कियों की बजाय लड़कों के अंदर शौक था, मतलब कि इंटरेस्ट था। ठीक है, अब बेगम जान एक मुरझाए हुए पौधे की तरह हो गई थी, क्योंकि जब तक उनकी एक नौकरानी से बात नहीं हुई थी, मतलब वो अकेली पड़ गई थी। उनके अंदर जो फीलिंग्स थी वो दबी हुई थी, उनके पति उनके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तो अब ये जो बेगम जान है, ये पूरी तरीके से एक मुरझाए पौधे की तरह हो गई थी, जब तक उन्हें उनकी नौकरानी रब्बू का साथ नहीं मिला था। अब रब्बू कौन है? रब्बू उनकी एक नौकरानी है। रब्बू और बेगम जान का रिश्ता बहुत ही अजीब था। रब्बू हर वक्त बेगम जान की मालिश करती रहती थी। दुनिया को बताया जाता था कि बेगम जान को एक परमानेंट खुजली जैसी एक बीमारी है, जिसे हकीम भी ठीक नहीं कर पाए। रियलिटी क्या है? जो चीज़ हमें समझ आ रही है कि रब्बू की सिली स्माइल और उनकी मालिश की तेज़ी अडल्ट रीडर्स को इशारा देती है कि ये सिर्फ एक मालिश नहीं थी, बल्कि उन दोनों के बीच का सेक्सुअल बॉन्डिंग था। ठीक है, अब आगे हमें बताया जाता है कि इस्मत ने इस कहानी को एक 9 साल की बच्ची के नज़रिए से सुनाया है। मतलब कि वो अपने आप को एक 9 साल की बच्ची बताती हैं, वो खुद ये कहानी सुनाती हैं। वो बच्ची जो मासूम है और उसे बेगम जान के घर भेजा गया है सजा के तौर पे। ठीक है, पहली रात वो देखती है कि बेगम जान का जो लिहाफ है, मतलब क्विल्ट है, मतलब कि एक तरीके की समझ लो कि रजाई है। ठीक है, अजीब तरह से वो हाथी की तरह हिल रही है। उसे लगता है कि शायद कोई चोर है, लेकिन जब दूसरी रात उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अब क्या होता है कि एक रात वो बच्ची हिम्मत करके लाइट ऑन कर देती है और लिहाफ थोड़ा-सा सिमट जाता है, और एक कोने से वो जो बच्ची है वो कुछ ऐसा देख लेती है जिसे देख के वो डर जाती है। ठीक है? ये जो हुआ, इसके बाद एक ऐसी लाइन लिखी हुई थी इसके अंदर पहले, मतलब जब ये जो बुक है, मतलब ये जो कहानी है लिहाफ, ये जब पहली वर्ज़न में इसको जब पब्लिश करा गया था, तो इसकी एक आखिरी लाइन थी जो थी, मैंने लिहाफ उठाने पर जो देखा वो किसी को नहीं बताऊँगी, चाहे कोई लाख रुपए दे। ठीक है? लेकिन जो मशहूर राइटर मेंटो हैं, इन्होंने इसमें से कहा कि ये लाइन आर्टिस्टिक नहीं है। इसके बाद से ये हर एडिशन में वो लाइन हटा दी गई थी। ठीक है, क्योंकि कहानी की जो सजेस्टिवनेस, मतलब इशारे हैं, उन्होंने पहले ही सब कुछ बता दिया था। ठीक है, अब आगे इस कहानी पर अश्लीलता का केस करा गया। ठीक है, 2 साल तक लाहौर कोर्ट में खींचा गया। इस्मत पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने लेस्बियनिज़्म पर लिखा है, लेकिन इस्मत बड़ी निडर थी। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ एक औरत की डेस्परेशन और अकेलेपन को दिखाना था। ठीक है, उनके लॉयर ने ये आर्गुमेंट दी कि लेस्बियनिज़्म सिर्फ वही देख सकता है जिसे पहले से इसके बारे में पता हो। अंत में क्या होता है, इस्मत को बरी कर दिया गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक और चीज़ थी कि जब जज ने इस्मत से पूछा कि आप ऐसी गंदगी क्यों लिखती हैं, तो इस बात पे इस्मत ने ये बात बोली थी, ये लाइन बोली थी कि अगर गंदगी रखी जाएगी तभी लोग उसे साफ करने की ज़रूरत महसूस करेंगे। ठीक है, इस लाइन के ज़रिए उन्होंने ये चीज़ दिखाई कि उनके अंदर कितनी हिम्मत है, और उन्होंने ये चीज़ साफ कहा कि ये जो लिहाफ है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि उन्होंने बचपन में अलीगढ़ के एक नवाब के घर में ये सब होते हुए देखा था। ठीक है, उनका मकसद कोई अश्लीलता फैलाना नहीं, बल्कि एक औरत की डेस्परेशन और अकेलेपन को दुनिया के सामने लाना था। अब दूसरा, सोशल कॉन्टेक्स्ट मिसमैच्ड मैरिजेस। तो इस्मत ने इस कहानी के ज़रिए समाज की एक और कड़वी असलियत दिखाई, मिसमैच मैरिजेस। मतलब कि गरीब माँ-बाप अपनी जवान बेटियों को अमीर बुड्ढों से ब्याह देते थे, सिर्फ सर्वाइवल के लिए। जैसे नवाब ने बेगम जान से शादी तो की, पर उन्होंने कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया उसे। ये सोसाइटी की हिपोक्रेसी को दिखाता है, जहाँ मर्द बाहर से धार्मिक होने का नाटक करते थे, पर घर के अंदर उनकी सच्चाई कुछ और ही थी। ठीक है,
तो लिहाफ जो है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक आईना है जो ये बताता है कि जब हम इंसानी ज़रूरतों को दबाते हैं तो वो किसी न किसी ऑल्टरनेटिव रास्ते से बाहर निकल ही जाती है। तो इसमें चुगताई ने हमें सिखाया कि सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, चाहे पूरी दुनिया के खिलाफ क्यों ना हो। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम अपना थर्ड चैप्टर देख लेते हैं यूनिट 1 का। तो ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है ये है फकीर मोहन सेनापति का रेवती। तो इसके अंदर हम ओडिया लिटरेचर के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके अंदर फकीर मोहन सेनापति के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ रेवती नाम की एक स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो टेक्स्ट की शुरुआत इस बात से होती है कि इंग्लिश ऑनर्स के अंदर हमें रीजनल लैंग्वेजेस की कहानियां ट्रांसलेशन में क्यों पढ़ाई जाती हैं। इसका जवाब है भारत की डाइवर्सिटी। जब हम ट्रेन से सफर करते हैं तो हर 200-300 किलोमीटर पर भाषा और खान पान बदल जाता है, लेकिन हमारा इंसानी तजुर्बा जो है, मतलब ह्यूमन एक्सपीरियंस और दुख सुख एक ही होते हैं। लिटरेचर उन्हीं एहसासों को जोड़ने का काम करता है हमारा, ठीक है। तो शुरुआत होती है हमारी ओडिया लिटरेचर से। तो अब ओडिया लिटरेचर की हिस्ट्री की बात करें तो ओडिया लिटरेचर 6 या 7 सेंचुरी पुराना है। इसकी जो खास बात है वो ये है कि हमेशा से ये कॉमन मैन यानी आम आदमी का साहित्य रहा है। इसे कभी किसी राजा महाराजा का बड़ा सहारा नहीं मिला, इसलिए राइटर्स वही लिखते हैं जो वो अपने आसपास देखते हैं और महसूस करते हैं। अब सरला दास, इन्होंने 15 सेंचुरी में ओडिया महाभारत लिखी, जो आम लोगों की भाषा में थी और उसमें वहाँ के कल्चर की झलक भी थी। इसके बाद 5 फ्रेंड्स ने मिलकर इस भक्ति और सामाजिक परंपरा को आगे बढ़ाया। आगे हम देखें फकीर मोहन सेनापति। तो मॉडर्निटी के पिता 19th सेंचुरी के अंदर उड़ीसा के एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद पुराने जो जमींदारी सिस्टम था वो बिगड़ गया था और बंगाल के एब्सेंटीज लैंडलॉर्ड्स ने उड़ीसा की जमीनें ऑक्शन में खरीद ली थी। दूसरा लिंग्विस्टिक ट्रेट, उड़ीसा भाषा को बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच बांट दिया गया था, जिससे उड़िया बोलने वाले अपने ही घर में एक माइनॉरिटी बन के रह गए थे उस वक्त। दूसरा हम फकीर मोहन की बात करें तो सेनापति एक गरीब खानदान परिवार में जन्मे थे। बचपन में अनाथ होने के बाद उनकी दादी ने उन्हें पाला। उनका असली नाम ब्रज मोहन था, पर उनकी दादी ने उन्हें 2 मुस्लिम संत मतलब पीर की मन्नत की वजह से फकीर नाम दिया, ठीक है। उन्होंने बिना फॉर्मल स्कूलिंग के खुद से संस्कृत और इंग्लिश सीखी और उन्होंने महसूस किया कि अगर ओडिशा कल्चर को बचाना है तो ओडिया भाषा को बचाना होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद उन्होंने एक सबसे पहली मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी लिखी जो थी रेवती। 1898 के अंदर ये लिखी गई। रेवती जो थी वो पहली बार उत्कला साहित्य जर्नल में 1898 में पब्लिश हुई थी। इसने पुरानी राजकुमारियों वाली कहानी को खत्म करके सोशल रियलिज्म की शुरुआत की। अब ये कहानी क्या है इसको जान लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घर के माहौल से। पतापुर गांव में श्याम बंधु मोहंती अपने परिवार के साथ खुशहाल रहते हैं। वो जमींदार के अकाउंटेंट हैं और उनका घर गांव में बाकी घरों से थोड़ा अलग है, क्योंकि वो कर्णा कास्ट को दिखा रहे हैं, मतलब कि वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब वासुदेव नाम के एक टीचर के आने से वो अपनी बेटी रेवती को पढ़ाने लगते हैं। उस गांव में एक वासुदेव नाम का एक टीचर आता है और जो श्याम बंधु हैं वो अपनी बेटी को उनसे पढ़वाते हैं, ठीक है। तो अब रेवती के लिए सीतानाथ बाबू की फर्स्ट लेसन किताब उसकी नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। अब इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। रेवती की दादी इसका विरोध करती हैं क्योंकि उनका मानना है कि लड़कियों को सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहिए, लेकिन जो रेवती के फादर हैं श्याम बंधु वो अपनी बेटी के सपनों के साथ खड़े रहते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, इसे पढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पे एक ट्रेजेडी का मोड़ आता है। वासुदेव और रेवती की शादी की बात चलती है, लेकिन तभी फ्लोरा मतलब कि हैजा फैल जाता है गांव में। अब उस जमाने में इस चीज को माना जाता था कि ये कोई शैतानी शक्ति का प्रकोप है। तो सबसे पहले पिता मरते हैं उसके घर में, उसकी माँ मरती हैं और फिर जमींदार उनकी गाय और उनकी जमीन भी छीन लेता है। अब वासुदेव
जो उनका सहारा था वो भी मर जाता है। अब कहानी का एक दर्दनाक अंत होता है। अंत में क्या होता है, जो दादी है, दादी अब वो अंधी हो चुकी है। वो पूरी तबाही का जिम्मेदार रेवती को मतलब रेवती को बताती है कि रेवती की पढ़ाई की वजह से ये सब हुआ है, ये प्रकोप हम पे हुआ है कि रेवती को पढ़ा रहे थे इस वजह से। वो रेवती को रोज कोसती है, बोलती है लो रेवी, लो जूली, लो नियान। इसका मतलब है कि रेवती ने सब जलाकर राख कर दिया। रेवती टाइफाइड और भूख से तड़पती हुई अकेले आंगन में मर जाती है। अब ये यहाँ आयरनी होती है दैट श्याम बंधु की मौत के वक्त कोई भी गांव वाला मदद के लिए नहीं आता है, क्योंकि वो अकेली करना फैमिली थी, मतलब कि लोअर कास्ट फैमिली। अब लोग कास्ट और अंधविश्वास में जकड़े हुए थे, इस वजह से उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आ जाता है और उनकी पूरी फैमिली इस तरह खत्म हो जाती है। तो इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन देखें तो इस पूरे चैप्टर का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो दो चीजों को साबित करना है। पहला, ट्रांसलेशन की अहमियत, और दूसरा, फकीर मोहन सेनापति का मॉडर्न इंडियन लिटरेचर में योगदान। ट्रांसलेशन भारत को जोड़ने का पुल है। जो चैप्टर है वो कंक्लूड करता है कि ट्रांसलेशन सिर्फ भाषा बदलना नहीं है, बल्कि ये एक कल्चरल ब्रिज है। हम एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ हर कुछ को उस पर भाषा बदल जाती है, ठीक है, लेकिन हमारा जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो वैसा का वैसा ही रहता है, मतलब दुख, शोषण और सपने। ट्रांसलेशन के जरिए एक इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट उड़ीसा के एक छोटे से गांव की 19th सेंचुरी की ट्रेजेडी को समझ पाता है, ठीक है। दूसरा, फकीर मोहन सेनापति का विजन। फकीर मोहन ने दिखाया कि लिटरेचर सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सोशल चेंज और नेशनल आइडेंटिटी के लिए होता है। उन्होंने ओडिया भाषा को बंगाली के प्रभाव से बचाया और उसे आम आदमी की भाषा बनाया। उनका सोशल रियलिज्म का तरीका आने वाले राइटर्स जैसे प्रेमचंद के लिए एक मिसाल बना। रेवती का आखिरी संदेश। तो रेवती कहानी का अंत सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं है, बल्कि ये उस वक्त के समाज पर एक अटैक है। तो बेसिकली इस कहानी के अंदर जो रियल विलन है वो, अगर हम देखें तो कहानी ये साबित करती है कि उस लड़की को, रेवती को, किसी क्लोरा नाम की बीमारी ने नहीं मारा, बल्कि उस अंधविश्वास और कास्ट आइसोलेशन और जमींदारी शोषण ने मारा, ठीक है। एजुकेशन एज अ ट्रेड। तो उस जमाने में ज्ञान को मनुष्य, मतलब कि मनुष्यत माना जाता था। रेवती का फर्स्ट लेसन किताब पढ़ना दादी के लिए परिवार की तबाही का कारण था, जो उस वक्त की बैकवर्ड सोच को दर्शाता है, ठीक है। और कॉलोनियल फेलियर। तो ब्रिटिश हुकूमत का हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में फेल होना भी इस ट्रेजेडी का एक बड़ा हिस्सा था, ठीक है। तो बेसिकली इन शॉर्ट कहें तो ये चैप्टर हमें बताता है कि रेवती की कहानी आज भी रेलेवेंट है। भले ही आज लड़कियां पढ़ रही हैं, लेकिन पुरानी सोच और शोषण के नए रूप आज भी कहीं ना कहीं हैं। फकीर मोहन सेनापति ने इस कहानी के जरिए हमें अपने समाज की बुराइयों को देखने का एक नया नजरिया दिया है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है इस बुक की। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ वो यूनिट 2 पे लाने वाली हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए नई वीडियो की, और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना एंड ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।